बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फॉलोअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान शहजाद थीसिस राइटिंग गाइडलाइंस पे आज बात करूँगा हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थीसिस राइटिंग के लिए, कोई रिसर्च पेपर लिखने के लिए। तो इसमें हम कई एक इसके लिटरेचर रिव्यू के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। लिटरेचर रिव्यू रेलिवेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव, कम्प्रीहेंसिव, क्रिटिकल, सिस्टमेटिक, बैलेंस्ड। उसमें टेबल्स, ग्राफ्स, माइंड मैप वगैरह यूज़ होने चाहिए। और लिटरेचर रिव्यू में जो हम रिसर्च पेपर्स उसमें यूज़ करते हैं, मतलब उसको हम रेफ़र करते हैं, साइट करते हैं, वो प्रीवियस 5 ईयर्स से होने चाहिए और इम्पैक्ट फैक्टर स्टडीज़ होनी चाहिए। तो ये कुछ इसके अलावा भी कुछ चीज़ें देखेंगे हम आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं लिटरेचर रिव्यू से। लिटरेचर रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन और मटेरियल्स ऑन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च और टॉपिक। तो ये जो पब्लिश मटेरियल होगा, चाहे वो किसी एक टॉपिक के ऊपर, चाहे वो बुक्स हों, चाहे जर्नल आर्टिकल्स हों, या किसी भी किस्म का वैल्यूएबल पब्लिश्ड मटेरियल लिटरेचर कहलाता है। और टू रिव्यू द लिटरेचर मीन्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन योर सब्जेक्ट एरिया। एक तो जो एस्टैब्लिश्ड चीज़ें हैं, जो एक्सेप्टेड चीज़ें हैं, वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होती हैं, उनको देखना होता है। फिर कंट्रोवर्सीज़ को देखना होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अमंग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। चूँकि ऐसा बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है कि एक जो रिसर्चर्स हैं, ग्रुप ऑफ रिसर्चर, स्कूल ऑफ थॉट, वो कुछ और कह रहे हैं। दूसरे जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, जो रिसर्चर्स का ग्रुप है, वो उनका कोई कंट्रोवर्शियल उनका ओपिनियन होता है। तो प्रॉब्लम और इश्यूज देखेंगे दैट रिमेन अनसॉल्व्ड। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिसर्च है उसका पर्पस ही अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, या उनके सोल्यूशन के लिए कुछ पेशरफ्त करना, कोई प्रोसीडिंग करना। फिर emerging trends and new approaches, how your research extends and or departs from previous research। तो साथ ये भी बताना होता है कि आपकी जो रिसर्च है वो किस तरह से जो प्रीवियस रिसर्च है उसको एक्सटेंड कर रही है, या फिर उसे डिपार्ट कर रही है, उसको उससे थोड़ा डेविएट हो रही है। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन लिटरेचर रिव्यू की हमने देखी। A literature review surveys books, scholarly articles and any other sources relevant to a particular issue। पर्टिकुलर इशू से क्या मुराद है? अगर आप डेटाबेसेस पे काम कर रहे हैं, उसमें कंकरेंसी कंट्रोल पे काम कर रहे हैं, या जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, डाटा साइंस का टॉपिक है, कोई और आपका टॉपिक है, उसमें जो स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट एरिया में कोई स्पेसिफिक आपका टॉपिक होगा, जो इशू होगा, उससे रेलिवेंट आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह, ठीक है जी, उनको आपको सर्वे करना पड़ता है, आपका जो एरिया ऑफ रिसर्च है और थ्योरी, एंड बाय डूइंग सो प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन, समरी एंड क्रिटिकल एवेल्यूएशन। तो जो लिटरेचर रिव्यू है वो डिस्क्रिप्शन, समरी से ज़्यादा क्रिटिकल एवेल्यूएशन उसमें की जाती है, ठीक है जी। अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्रेजेंट्स मच मोर देन अ समरी ऑफ रेलिवेंट सोर्सेज। सिर्फ समरी नहीं होती, समरी से ज़्यादा, यानी कि हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं चीज़ों को, हम उसको उनको आर्ग्यूमेंटेशन के साथ ये बताते हैं कि विच कॉन्सेप्ट, विच थ्योरी स्टैंड्स एट व्हाट पोजीशन, ठीक है, क्या उसके वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसमें डेफिशिएंसीज हैं, क्या उनकी हायरार्की बनती है। You need to engage with the body of literature. You also need to be able to compare, contrast, synthesize and make arguments with that literature in ways that indicate a readiness to contribute to the literature itself। तो एक्चुअली हमने अपने रीडर को एंगेज करना होता है, और हमने प्रीवियस जो वर्क है, जो ज़ाहरी बात है रिसर्चर्स जो कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, जो लिटरेचर अवेलेबल है, हमने उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है, इस तरह से उसको कंपेयर करना है, उसमें से ऐसे ऐसे हमने उसी में से ऐसे फैक्ट्स निकाल के लाने हैं कि वो इट्सेल्फ एक लिटरेचर कंट्रीब्यूशन के तौर पे उसकी एग्जिस्टेंस हो।
यानी कि उसको हमने किसी नए अंदाज में चीज़ों को हमने प्रेजेंट करना होता है। Literature reviews are designed to provide an overview of sources you have explored while, यानी कि ज़ाहिरी बात है किसी भी टॉपिक पे अगर thousands of लिटरेचर पढ़े हुए हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़े पढ़े हैं, बुक्स हैं, तो जो आपने एक्सप्लोर किए हैं while researching a particular topic and to demonstrate to your readers how your research fits within a larger field of study। तो जो ओवरऑल सिनेरियो है, जो ओवरऑल फील्ड है, उसमें आपकी जो रिसर्च है वो किस जगह पे लाई कर रही है, उसने किस गैप को फिल किया है, उसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसने किस चीज़ को एक्सटेंड किया है, क्या चीज़ उसने पॉइंट आउट की है, कुछ भी जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है कि आपकी रिसर्च कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। वट कुड बी इंक्लूडेड इन लिटरेचर रिव्यू, क्या क्या कुछ इसमें शामिल किया जा सकता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें शामिल किया जा सकता है। करंट रिसर्च कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन इश्यूज डिबेट्स जो अभी रिसेंटली चल रही हो किसी भी टॉपिक पे, कोरोना वायरस की बात कर लें उसमें आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, मतलब आजकल जो थ्योरीज चल रही हैं, WHO वाले कई चीज़ें बताते हैं कि जी इसमें ये है, ये सिम्टम्स हैं, ऐसे है, अब ये इसमें एडवांसमेंट आ गई है, या कोई भी किसी और टॉपिक की बात कर लें जो करंटली जो कॉन्टेक्स्ट है, क्वेश्चंस हैं, इश्यूज डिबेट्स, वो आपने उसमें इंक्लूड करना होती है लिटरेचर रिव्यू में। फिर रेलिवेंट थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स इसमें इंक्लूड करते हैं, डेफिनेशन ऑफ रेलिवेंट टर्मिनोलॉजीज, राइट अबाउट एक्सपेंशन और गैप्स दैट योर वर्क फिल। तो जो हमारा जो वर्क है, रिसर्च वर्क, उसने जिस गैप को फिल करना है या जो चीज़ एक्सपेंड करनी है वो हम यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में बताते हैं। सपोर्टिंग एविडेंस फॉर अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और इशू, और फिर हम ये सारी चीज़ें बाकायदा एविडेंस के साथ जो हम उसको लिखते हैं या डिस्कस करते हैं, विदाउट एविडेंस बात नहीं करते। तो अब थोड़ा सा ये एक टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन दे दिया कि लिटरेचर रिव्यू में क्या चीज़ें शामिल होती हैं और क्या चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, चूँकि ये आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि लिटरेचर रिव्यू एक सिंपल समरी नहीं है कि आपने वो 4 बुक्स पढ़ी या फिर आपने कोई 10 रिसर्च पेपर्स पढ़े और उसको समराइज़ कर दिया। अगर इसको ट्रूली बताएं तो हमने जो भी हम जो सोर्सेज हम पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, जो हम बुक्स पढ़ते हैं, उनको हमने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की सूरत में प्रेजेंट करना होता है और उसमें एनालिसिस और जिसे कहते हैं कि चीज़ों का तज्जिया करके हम उसको प्रेजेंट करते हैं। अ डिस्क्रिप्टिव समरी ऑफ ईच एंड एवरी टेक्स्ट, ऐसा नहीं होता कि हम हर टेक्स्ट की एक समरी लिख दें, डिस्क्रिप्शन लिख दें, ऐसा नहीं, ये लिटरेचर रिव्यू नहीं होता। सिंथेसिस ऑफ अ रेंज ऑफ रेलिवेंट सोर्सेज, तो सिंथेसिस से क्या मुराद है कि हम देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर, उसकी क्या वैल्यू है, क्यों है, कैसे है, उसको पूरा एनालाइज कर देते हैं उसको सिस्टमेटिकली। प्रेजेंटेड एज अ लिस्ट इन विच यू डिस्कस ईच टेक्स्ट इन टर्न, ऐसा भी नहीं है कि जो भी आपने टेक्स्ट पढ़ा उसको आप टर्न बाय टर्न प्रेजेंट करते जाएं। तो ये क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू इज़ अ क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ सोर्सेज। क्रिटिकल एवेल्यूएशन, आप उसको क्रिटिकली एवेल्यूएट करते हैं रिलेटेड टू योर रिसर्च टॉपिक। A compilation of all material related to your research field regardless of its relevance to your project। अब हो सकता है कि बज़ाहिर एक जो टॉपिक है वो आप एक जो रिसर्च पेपर है वो आपके टॉपिक से मिलता जुलता हो बज़ाहिर, ठीक है, लेकिन अगर वो रेलिवेंट नहीं है, उसकी रेलिवेंस नहीं बनती, गो के उसमें कुछ कीवर्ड्स वो मौजूद हैं, लगता है कि ये आपके वर्क जैसा ही वर्क है, लेकिन अगर उसकी रेलिवेंस नहीं है तो वो लिटरेचर रिव्यू में नहीं आएगा। अ प्लेस टू मेक एक्सप्लिसिट कनेक्शंस बिटवीन प्रीवियस रिसर्च एंड योर ओन, तो हम यहाँ पर ख़ुद उसको आर्ग्यूमेंटेशन के साथ, एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ हमें कनेक्शंस बनाते हैं अपनी रिसर्च और जो लिटरेचर रिव्यू प्रीवियस वर्क है उसके दरमियान में। सिंपली अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट यू थिंक आर इंटरेस्टिंग और एवरी टेक्स्ट दैट यू हैव रीड, तो ये भी ऐसा भी नहीं होता जो कुछ आपने पढ़ा, जो कुछ इंटरेस्टिंग है, सारा कुछ इसमें नहीं लिखते, बल्कि अ प्लेस टू प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट, अ क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ योर ओन पोजीशन इन रिलेशन टू रेलिवेंट लिटरेचर। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमने चीज़ों को सेम एज हमने उसको नहीं रखना होता,
ऐसा नहीं है कि हम उसको जो हाथ आया, जो रिसर्च पेपर आया उसको समराइज़ किया और लिख दिया, ऐसा भी नहीं होता। हमने आपको मैंने बताया कि पूरी एक स्टोरी सुनाना होती है, ठीक है। कहीं पे हम किसी रिसर्च पेपर से कोई पैच लगाएंगे, कहीं पे किसी रिसर्च पेपर से, और हमने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो उसमें हम जो हमारी अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके उसकी फेवर में, उसके समझ लें कि उसकी तरफ टूवर्ड्स आर ओन प्रॉब्लम हम एक पाथ डेवलप करते हैं। लिटरेचर रिव्यू रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम, अब इसमें क्या क्या चीज़ें लिटरेचर रिव्यू में आएंगी, और यहाँ पर हम देखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू की अच्छे लिटरेचर रिव्यू की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसकी खूबियाँ क्या क्या हैं। तो पहली इसकी खूबी ये होनी चाहिए रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम, ठीक है। हम अपनी प्रॉब्लम से रेलिवेंट, नैरो योर टॉपिक अकॉर्डिंगली, उस अपने टॉपिक पे नैरो करके उससे रेलिवेंट चीज़ें, आइडियाज़ या रिसर्च पेपर्स, जो भी हमें रेलिवेंट लिटरेचर मिलेगा वो हम यहाँ पे साइट करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इंक्लूसिव एंड कम्प्रीहेंसिव, इससे मुराद ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट अवेलेबल है, रेलिवेंट है, इम्पॉर्टेंट है, वो हम इसमें इंक्लूड करें। द लिटरेचर रिव्यू इज़ क्रिटिकली रिटर्न और बैलेंस्ड, एक तो हमने क्रिटिकली लिखना है उसको उसको यानी कि एनालाइज भी करना है, और उसमें बैलेंस भी रखना चाहिए। जो रिसर्चर है वो बाइस्ड नहीं होता, वो अनबाइस्ड होता है, ठीक है। उसने हर चीज़ की स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स, उसने उनको डिस्कस करना होता है। क्रिटिक्स भी आती हैं लेकिन बैलेंस्ड वे में। सिस्टमैटिक रिव्यू, समरी इज़ प्रेजेंटेड यूजिंग टेबल्स, ग्राफ्स, टेक्सोनॉमी, माइंड मैप। द मोस्ट लिटरेचर रिव्यू शुड बी फ्रॉम लास्ट 5 years, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 2021 में रिसर्च कर रहे हैं और आप 1970 के मोस्टली रेफरेंसेस आप दे रहे हैं, 70s के, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि पिछले 4-5 साल तक आपका 80-90% रेफरेंसेस पिछले 4-5 साल से हों। कोई 2-4 अगर आपने प्रीवियस से भी रिसर्च पेपर्स रेफ़र कर दिए हैं ड्यू टू सम रीज़न, तो वो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च पेपर वो आपके पिछले 20 साल पुराने हैं। द लिटरेचर रिव्यू शुड प्रेफरेबली कंटेन इम्पैक्ट फैक्टर स्टडीज़, फिर इम्पैक्ट फैक्टर अगर हम रिसर्च पेपर देखते हैं जर्नल पेपर, तो वो प्रेफरेबल है। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहली जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम। कंसिडर योर स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी, थिंक अबाउट व्हाट इंटरेस्ट यू एंड व्हाट इंटरेस्ट अदर रिसर्चर्स इन योर फील्ड। जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपको फैसिनेट करता है, आप समझते हैं, ठीक है। और ना सिर्फ के आप समझे, बल्कि जो उस फील्ड के जो दूसरे रिसर्चर्स हैं जो समझते हैं कि इस टॉपिक के साथ ये चीज़ें रिलेट कर रही हैं, वो आपने लिटरेचर रिव्यू में इंक्लूड करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ द की, तो सोच विचार बढ़िया है, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। रीड लेक्चर नोट्स एंड रिसेंट इश्यूज ऑफ पीरियोडिकल्स इन द फील्ड। ज़ाहिर बात, जब रिसर्च करते हैं तो जिस भी टॉपिक पे, जिस भी सब्जेक्ट पे आप रिसर्च करें, उसका कोई बेसिक कोर्स, आपने कोई एडवांस कोर्सेज लिए होंगे उससे रिलेटेड, उनको देखा जा सकता है। रिसेंट जो इश्यूज़ हैं, पीरियोडिकल्स हैं, जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उनको देखा जा सकता है। कंसंट्रेट टू अ स्पेसिफिक टॉपिक, योर रिसर्च टॉपिक स्कोप, उसको नैरो करके। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्ज़ाम्पल यानी कि ये दिखाई गई है कि फ़र्ज़ करें आपका जो रेलिवेंट कीवर्ड था, जिस भी टॉपिक पे आप काम कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि जी आप ट्रांजैक्शन रोल बैक, डेटाबेस ट्रांजैक्शन रोल बैक पे काम कर रहे थे फ़र्ज़ करें। तो इनिशियली आपको आपके कीवर्ड से रिलेटेड इतने रिसर्च पेपर मिले, 3000 समथिंग, ठीक है। और उनके जब टाइटल देखे तो आपने देखा कि इन सब में से ये रेलिवेंट हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है, लाजमी नहीं कि आपको इतने ही रिसर्च पेपर देखने पड़ेंगे, उनके टाइटल्स पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, टाइटल्स पढ़ने के बाद आपने 400 पेपर्स के एब्स्ट्रैक्ट पढ़े। जब 400 पेपर्स के एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, यहाँ से भी आपने चीज़ों को फ़िल्टर आउट किया। फिर 126 को आपने उनको थॉरोली रीड किया या उनकी क्वालिटी को चेक करने की कोशिश की। फिर जो थॉरो रीडिंग है आपकी वो 56 पेपर्स पे आई। तो ये आपके वो वाले रिसर्च पेपर्स हैं आउट ऑफ 3500 अप्रॉक्सीमेटली, सिर्फ 56 पेपर्स।
जो कि आपने रीड किए हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या है जी, ये आप अपनी प्रॉब्लम से रेलिवेंट रिसर्च पेपर ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिसर्चर है उसकी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपना एक्सपीरियंस या अपना जो हम प्रीवियस पढ़ के आए होते हैं अपने सब्जेक्ट्स, अपनी जो रेलिवेंट स्टडी करके आए होते हैं, वो भी यहाँ पे रोल प्ले करती है। तो उसके बाद इंक्लूसिव एंड कम्प्रीहेंसिव सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है ये। इंक्लूसिव एंड कम्प्रीहेंसिव रेफर्स टू समथिंग दैट इज़ थॉरो, broad and extensive, so it means literature review should cover all possible but relevant published material, जितना भी possible है but relevant. Critically written and balanced, critically written text is possible when researcher evaluates the strengths and weaknesses of relevant content. ठीक है, जो भी relevant content है, जब रिसर्चर उसको एवेल्यूएट करेगा इस सेंस में कि उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स दोनों को देखे, तो फिर क्रिटिकली राइटिंग हो सकती है। दिस विल बी सपोर्टेड बाय कंक्रीट एविडेंस। ऐसा नहीं है कि आप विदाउट एनी रीज़न कोई किसी चीज़ को कह दें कि जी दिस कॉन्सेप्ट और दिस आइडिया इज़ डोमिनेंट, ठीक है। तो यू मस्ट हैव सम एविडेंस, फिर आप कहेंगे कि ये देखिए 1 पॉइंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ये इसके प्लस हैं, सो दैट आई कंक्लूड कि ये जो आइडिया है, कोई भी आइडिया 1 ये आइडिया 2, 3, 4 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना, ज़्यादा ये इसमें ज़्यादा रियलिटी है, रियलिटी के करीब है, ठीक है जी। और कोई दूसरा आइडिया है उसके ये देखें ये वीकनेसेस हैं उसमें, हम उसको सिस्टमेटिकली एक एविडेंस देते हैं। तो इनकी बेस पे मैं कहता हूँ कि जी ये जो आइडिया है, कोई भी आइडिया 4 इसमें डेफिशिएंसी है जी, इट नीड्स टू बी इम्प्रूव। इन अदर वर्ड्स, रीजंस, एग्जाम्पल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्सेज विद रेफरेंस, ठीक है। तो बड़ी कॉमन सी मिसाल है, हम आपस में जब हम डेली लाइफ में डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी भी टॉपिक पर, फ़र्ज़ करें कहीं पे आपने विज़िट किया, 2 आपने कोई होटल विज़िट किए, खाना खाया, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हम किसी एविडेंस पे कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं जी होटल 1 पे जब गए थे वहाँ पर उनका जो स्टाफ था, जो सर्विसेज थी उनकी वो बेटर थी, उनके खाने का टेस्ट अच्छा था, और उसके बाकायदा एविडेंस के साथ, विदाउट एनी रीज़न नहीं। It provides description, analysis and interpretation that allow readers to assess the article's value, ठीक है जी। तो जो आपने ये क्रिटिकली रिटर्न किया होता है उसमें वो आपकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है, जो आपने कंक्रीट एविडेंस दिए हैं, जो आपने सारा वो प्रोसेस लिटरेचर रिव्यू में यूज़ किया और आपने राइटिंग्स की हैं, उसकी बेस पे रीडर आपके आर्टिकल को वैल्यू देता है, ठीक है। रिसर्चर इज सपोज टू बी अनबाइस्ड, तो रिसर्चर बाइस्ड नहीं होता, वो अनबाइस्ड होता है, ठीक है जी। वो बिल्कुल गैर जानिबदार हो के रिसर्च करता है। ये नहीं है कि रिसर्चर के जहन में पहले से ही एक टारगेट रिजल्ट्स हो कि जी मैंने ये कंक्लूड करना है। समटाइम ऐसा होता है जब बिल्कुल बंदा गैर जानिबदार होकर रिसर्चर रिसर्च करना शुरू करता है, तो स्टार्ट पे जो उसके कॉन्सेप्ट्स थे वो ड्यूरिंग रिसर्च, ड्यूरिंग स्टडीज़, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को पढ़ के, जर्नल पेपर्स को पढ़ के, उसकी जो थॉट्स थी इनिशियल, जो उसको डाउट्स थे वो उसके क्लियर भी होते हैं, और डाइवर्ट भी सम टाइम आपकी जो रोड मैप है, जो आपकी रिसर्च है, वो हो जाती है। सो द बोथ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर इम्पोर्टेंट टू आर्ग्यू। तो ज़ाहिरी बात है जब एक गैर जानिबदार बंदा कोई बात करेगा तो वो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ की वो वीकनेसेस को भी डिस्कस करेगा और उसकी स्ट्रेंथ्स की भी बात करेगा। इस हवाले से यहाँ पर मैं एक एज अ मुस्लिम आपको एक बात यानी कि शेयर करना चाहता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब भी किसी मामले में तुम्हें मुनसफ़ मुकर्रर किया जाए, फ़ैसला तुम्हें करना पड़ जाए, तो जो 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है, दोनों की बात पहले गौर से सुनो, ठीक है। दोनों की बात सुन के फिर उसको आप कंक्लूड कर सकते हो कि व्हाट इज़ द एक्चुअल सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि आप एक को सुने और कंक्लूजन निकाल दें, नहीं। तो इसी तरह से जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, उस टॉपिक की
उसके हक में कुछ चीज़ें होंगी, कुछ उसके अगेंस्ट होंगी, कुछ उसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस होंगी। तो आपने हर जगह पे रिसर्चर ने गैर जानिबदार हो के स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को डिस्कस करना होता है। अ बैलेंस शुड must be maintained, otherwise the things get totally out of proportion. The researcher and his targets can lose their balance themselves. तो अगर रिसर्चर अनबाइस्ड नहीं होगा तो डेफिनेटली उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उसका मतलब कि जिस टॉपिक पे वो काम कर रहा है वो भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएगा। वो चीज़ें रीडर्स फ़ौरन चीज़ों को पकड़ लेगा। और जो अनबाइस्ड रिसर्चर है, रीडर उसी को लाइक करता है। ठीक है, जो मतलब हर चीज़ को एनालाइज करके रख दे और उसके बाद ट्रू कंक्लूजन निकाले, वही आपकी जो स्टडी है, वही जो आपकी रिसर्च है, उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है, वो अपील भी ज़्यादा करेगी और वही असल आपका कंट्रीब्यूशन है। अगर आप बाइस्ड वे में किसी एक पॉइंट की तरफ चले गए, देन यू विल लॉस द पाथ। अब ये देखें कि यहाँ पर ये मैं आपको ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को एक बड़े अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब हमने कोई भी रिसर्च पेपर लिखना होता है, किसी भी किस्म की क्रिटिकल राइटिंग करना होती है, तो ये देखें ये एक हायरार्की आपके सामने है। सबसे पहले स्टेप आता है रिमेंबरिंग का। ठीक है जी, फाइंड और रिमेंबर इन्फो, लिस्ट, फाइंड, नेम, आइडेंटिफाई, लोकेट, डिस्क्राइब, मेमोराइज, डिफाइन। तो ये सारे काम हम अपने बीएस लेवल के और प्रीवियस कोर्सेज में करते आते हैं और ये अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग सेंस आउट ऑफ इन्फो, इंटरप्रेट, समराइज, एक्सप्लेन, इन्फर, पैराफ्रेज, डिस्कस और फिर अप्लाई। कुछ हम अप्लाई करते हैं अपने बीएस लेवल के कोर्सेज में। use info in new but similar form, use diagrams, make a chart, draw, apply, solve, calculate। तो ये जो टॉप पे आपको तीन स्टेजेस नज़र आ रही हैं, एनालाइजिंग, एवेल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, तो यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि सही ब्रेनस्टॉर्मिंग और सही रिसर्चर की स्ट्रेंथ्स का पता चलता है। रिसर्चर किस लेवल पे काम कर रहा है। एनालाइजिंग में क्या है, टेक info apart and explore relationship, categorize, examine, organize, compare, contrast। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक सादा सा अगर जो है वो शॉपकीपर है ना, वो भी उसके पास भी जो प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है जी, वो भी उनको कैटेगराइज कर रहा होता है। मैं आपको एक फ्रूट वाले की मिसाल दे देता हूँ। अगर एक बंदा रेडी पे फ्रूट सेल कर रहा है, तो उसने भी अपने फ्रूट को उसकी कैटेगरीज बनाई होती हैं। उसने भी कहा, वो भी कहता है जी ये वाला जो फ्रूट है ना, ये आपको फ़र्ज़ करें बनानाज हैं, वो कहता है जी ये 150 पर डज़न। ठीक है जी, 150 रुपये के दर्जन। और ये वाला जो जो बनाना है ये जनाब 200 का एक दर्जन है। ठीक है, उसने भी उसको कैटेगराइज किया होता है। तो बहरहाल ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एनालाइजिंग के बाद एवेल्यूएटिंग, क्रिटिकली एग्जामिन इन्फो एंड मेक जजमेंट्स, जज, क्रिटिक, टेस्ट, डिफेंड, क्रिटिसाइज। उसके बाद आपकी क्रिएशन का कॉन्सेप्ट आता है, क्रिएटिंग। यूज इन्फो टू क्रिएट समथिंग न्यू, डिज़ाइन, बिल्ड, प्लान, कंस्ट्रक्ट, प्रोड्यूस, डिवाइस और इन्वेंट। तो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल हमारे जो पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में कई एक फ्लॉज हैं। ठीक है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और ये हमारे कई इस तरह के कंट्रीज़ डेवलपिंग जो हैं वो बड़े पुराने सिस्टम में चल रहे हैं। तो हमारा रटा सिस्टम चल रहा होता है, हम अच्छे लेवल पे आके भी, यानी कि बीएस और मास्टर्स लेवल पे आके भी हम रट्टा ही लगा रहे होते हैं चीज़ों को। तो ये वजह बनती है असल के स्टूडेंट्स रिसर्च में आके फिर मार खाते हैं। बहरहाल ये मैंने आपको एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के रेफरेंस में भी बता दिया कि क्या हमारे पास हायरार्की है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए। अच्छा, उसके बाद है सिस्टमेटिक रिव्यू। सिस्टमेटिक रिव्यूज़ आर अ टाइप ऑफ रिव्यूज़ Systematic reviews are a type of review that uses analytical methods to collect secondary data and analyze it. A systematic review include, इसके क्या step by step process क्या है, defining the research question। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि दूसरी प्रॉपर्टीज़ के साथ ओवरलैप भी करती हैं, मिलती जुलती बातें हैं। डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन,
searching for relevant data sources, extraction of relevant data, assessing the eligibility of the data, analyze and combine the data। तो ये सिस्टमेटिक रिव्यू से क्या क्या मुराद है, पहले हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिसर्च क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम उससे रेलिवेंट डाटा सोर्सेज देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, जर्नल पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, बुक्स वगैरह, फिर उस डाटा को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। फिर उस डाटा की हम एलिजिबिलिटी देखेंगे कि वो हमारे ब्रॉडर स्कोप में, ब्रॉडर जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट उसमें कहाँ पर वो फिट होता है, फिर हम उसको वहाँ पे फिट कर देंगे। जैसे ये एक आप एक ये थोड़ी सी देख लें, ये एक एनिमेशन है, देखें यहाँ पर पहले टॉपिक के अकॉर्डिंग वो रिसर्च डिफरेंट सोर्सेज थे, उनमें से कुछ सोर्सेज में से डाटा कलेक्ट किया गया, सिर्फ ये रिप्रेजेंट किया गया, फिर उस डाटा को हम बाकायदा ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ जहाँ जहाँ पर डाटा फिट होता है उसको हम फिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से रिसर्च में भी हमने अपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, रिसर्च क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट सोर्सेज पहले देखना होते हैं, उनमें से जो रेलिवेंट डाटा है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको जहाँ जहाँ पर, जो मैं आपको कह रहा था कि हमने एक बड़ी अट्रैक्टिव सी कहानी बनानी होती है अकॉर्डिंग टू आर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सारा लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। तो उसके बाद है समराइज बाय टेबल्स, ग्राफ्स, टेक्सोनॉमी एंड माइंड मैप। तो सिंपल टेक्स्ट जो है वो जब हम लिखेंगे तो उसमें इतनी ट्रैक्शन नहीं होती, तो जो टेबल्स हैं, ग्राफ्स हैं, इनका यूजेज ये हमारे टेक्स्ट को, हमारे मटेरियल को बड़ा अट्रैक्टिव, इंटरेक्टिव बना देता है। Tables and graphs are visual representations. Researchers, scholars, and scientists often use tables, graphs, taxonomy, and mind map to display information and research findings, especially in an effective way. तो effective way में अपनी information को या फिर research findings को display करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है जी। जैसे कि देखें, ये एक टेबुलर फॉर्म में citation impacts of publications of selected countries। तो ये देखें कुछ कंट्रीज़ के जो पब्लिकेशंस हैं उनकी साइटेशंस है और उनकी क्वालिटी को डिस्कस किया गया है, यूएसए, चाइना, यूके, जापान। तो अगर इसको हम फ़र्ज़ करें 4-5 पेजेस में डिस्क्रिप्टिवली लिख देते, इसकी समरी लिखते, तो इतनी जो हमें मतलब ये कि अच्छे अंदाज में हम उसको पढ़ नहीं सकते थे। यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि किसकी साइटेशंस क्या हैं, किसकी कितने नंबर ऑफ़ साइटेशंस हैं और उनकी हर पब्लिकेशन पर क्या साइटेशन है, ठीक है जी। तो ये सारा टेबल में हम बड़ा इजीली देख रहे हैं। फिर ये ग्राफ एक देख लें, इसमें डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो 2004 से लेकर 2019 तक क्या उनकी ग्रोथ रही, वो यहाँ पे बताई गई है नंबर ऑफ़ यूज़र्स के रेफरेंस में, ठीक है जी। तो ये ग्राफ अगर ना हो तो हम इसको, यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो 2019 तक 2004 से लेके ये जनाब फेसबुक टॉप पे जा रहा है, फिर यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, वी चैट एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो वैसे मुझे लग रहा है कि शायद अब चूँकि 2019 का है ट्रेंड, तो टिकटॉक गालिबन यहाँ से कम ऊपर यहाँ तक तो कहीं आ ही गया होगा जो हमारे यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है। बहरहाल ये देखें, ये ग्राफ्स की कई एक टाइप्स होती हैं, पाई ग्राफ, बार, कॉलम, लाइन, एरिया। तो इनमें से कोई भी टेबल हम ग्राफ हम यूज़ करें तो वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन इन ग्राफ्स को, टेबल्स को यूज़ करते हुए हम रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ी अट्रैक्टिव होगी। Taxonomy is the practice and science of classification of things or concepts, including the principles that underlie such classifications। तो इसमें हम क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को, उनको हायरार्की में एक रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दिखाई, तो ये भी हम यूज़ करते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू में, और जिसकी मदद से हमारा लिटरेचर रिव्यू बड़ा इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव हो जाता है। फिर माइंड मैप हैं। अ माइंड मैप इज़ अ डायग्राम यूज टू विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। अ माइंड मैप इज़ हायरार्किकल एंड शोज रिलेशनशिप अमंग पीसेज ऑफ द होल। तो ये भी टेक्सोनॉमी की तरह से, जैसे यहाँ पे देखें सर्च टूल्स दिखाए गए हैं, डिफरेंट सर्च टूल्स हैं, और हो सकता है इसकी आगे भी कुछ इसकी हायरार्की आती। तो ये हायरार्किकल वे में चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम डिफरेंट टेबल्स, ग्राफ्स, टेक्सोनॉमी, माइंड मैप वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि हमारी जो टेक्स्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, उसको बड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं। फिर लास्ट 5 years
Typically, a literature review should cover the last 5 years, but should also refer to any landmark studies prior to this time, if they have significance in shaping the direction of the field. हो सकता है कि पिछले 5 साल से पहले, इससे प्रीवियस भी कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्टफुल रिसर्च हुई हो जिसको रेफ़र करना बड़ा ज़रूरी हो, जो कि आपकी रिसर्च को स्ट्रेंथन कर दे, कोई डायरेक्शन दे दे, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च पेपर्स हैं वो पिछले 5 साल से होने चाहिए। ठीक है जी। If you include studies prior to the past 5 years that are not landmark studies, you should defend why you have chosen these rather than more current ones. तो अगर आपने 5 साल से भी पुराने, कोई 7-8 साल 20 साल पुराने रिसर्च पेपर यूज़ किए हैं, कोई 2-4, तो उनको आपने बताना है कि उसकी रीज़न क्या है, क्यों आप यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो लैंडमार्क है, जो एक स्टैंडर्ड है, वो ये है कि आप पिछले 5 साल के रिसर्च पेपर्स को स्टडी करें, उनमें से आप अपना लिटरेचर रिव्यू लिखें। इम्पैक्ट फैक्टर स्टडीज़, फिर एक तो पिछले 5 साल से हों हमारे रिसर्च पेपर, जर्नल पेपर, दूसरा इम्पैक्ट फैक्टर अगर वो पेपर्स हैं तो फिर क्या ही बात है। द इम्पैक्ट फैक्टर और जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ एन एकेडमिक जर्नल इज़ अ साइंटोमेट्रिक इंडेक्स कैलकुलेटेड बाय क्लैरीवेट। अब साइंटोमेट्रिक क्या है जी, सब फील्ड ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स है। ठीक है, ये क्लैरीवेट एक इदारा है जो कि जर्नल्स के जो इम्पैक्ट फैक्टर हैं उसको कैलकुलेट करता है, उसको वॉच करता है। दैट रिफ्लेक्ट्स द ईयरली एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस। ये इम्पैक्ट फैक्टर का असल मीनिंग है कि ये हर साल के जो एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस हैं वो कैलकुलेट की जाती हैं। दैट आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द लास्ट 2 ईयर इन अ गिवन जर्नल रिसीव्ड। तो ये जो कैलकुलेशन है इम्पैक्ट फैक्टर की, ये पिछले 2 साल के हिसाब से होती है। Journals with higher impact factors are often deemed to be more important than those with lower ones. जिनका impact factor हाई होगा, जितना हाई होगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर होंगे। तो अगर हम किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फ़र्ज़ करें हमने 2019, ये मिस्टेकली 209 लिखा गया। इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट इम्पैक्ट फैक्टर फॉर सम जर्नल फॉर ईयर 2019, देन वी नीड, हमें क्या चाहिए, हमें पब्लिकेशंस चाहिए पिछले 2 साल की, 2017 और 2018 की पब्लिकेशंस चाहिए। हमें साइटेशंस चाहिए कि पिछले 2 सालों में, 17 और 18 में इन पब्लिकेशंस को कितने रिसर्चर्स ने दूसरे पेपर्स में साइट किया है, रेफ़र किया है। ठीक है जी। तो फार्मूला क्या निकालते हैं, बनता है नंबर ऑफ़ साइटेशन इन 2019 टू आइटम पब्लिश्ड इन 2017 में। फ़र्ज़ करें 475 पेपर जो है वो साइट किए गए, और 2018 में 575, तो टोटल साइटेशंस कितनी हो गई, 1050। ठीक है जी। नंबर ऑफ़ रिसेंट पब्लिकेशंस, जो पब्लिकेशंस हैं 17 और 18 की, 17 में 124 पब्लिकेशंस हुई और 18 में 156 हुई, तो ये पब्लिकेशंस हो गई 280। तो इम्पैक्ट फैक्टर हम निकालते हैं जो टोटल साइटेशंस हैं पिछले 2 साल की, और जो टोटल आपकी पब्लिकेशन है 2 साल की, हम साइटेशंस डिवाइडिंग बाय पब्लिकेशंस करते हैं, और जैसे यहाँ पर 1050 डिवाइडिंग बाय 280, और ये इम्पैक्ट फैक्टर आ गया 3.75। तो ये फार्मूला है इम्पैक्ट फैक्टर निकालने का। तो इम्पैक्ट फैक्टर चाहे 1 के करीब ही क्यों ना हो, इवन बिलो 1 भी रीज़नेबल है, अगर इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल हो, यानी कि उसके पेपर आप स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 1 या इससे बिलो, या जो इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स हैं जिनको क्लैरीवेट, जिनका इम्पैक्ट फैक्टर इशू करता है, वो जर्नल ज़्यादा स्ट्रेंथन, ज़्यादा पावरफुल समझे जाते हैं। तो ये कुछ हमारे जो लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए हमें चीज़ों को टेक केयर करना पड़ता है। तो ये मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। यूँ कह लें कि ये हमारी आपकी जो बीएस लेवल तक की स्टडी है, और जो उसके बाद रिसर्च का आपका ड्यूरेशन शुरू होता है, तो ये समझ लें कि पूरा एक क्रक्स है चीज़ों का, आपकी एबिलिटीज़ का, आपने किस तरह से आपकी राइटिंग पावर कैसी है, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, आपके एनालिटिकल स्किल्स कैसे हैं, आपके मैथमेटिकल स्किल्स कैसे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस कैसी हैं। तो इसमें सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं।
तो बहरहाल इन स्किल्स को हम लर्न कर सकते हैं। तो बट इफ़ यू हैव टू राइट लिटरेचर रिव्यू, इफ़ यू हैव टू राइट रिसर्च, इफ़ यू हैव टू डू रिसर्च, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ेंगी। तो ये लिटरेचर रिव्यू को लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। और अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको बाकियों के साथ शेयर भी करें, और मेरा यूट्यूब चैनल अरफान शहजाद टेक, इसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। एनीवे, इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।